अभी अपन बात करते हैं टोकन यूटिलिटी की। सो टोकन यूटिलिटी इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट। जो भी टोकन है उसका यूज़ क्या है, किसी प्रोजेक्ट ने अगर टोकन इंट्रोड्यूस किया है, टोकन लॉन्च किया है, तो किस लिए किया है। तो यहाँ पे आर्बिट्रम की अगर बात करते हैं तो उसने टोकन काफ़ी लेट लॉन्च किया। सो टोकन जब जब लॉन्च किया, जब उनको टोकन लॉन्च करने की ज़रूरत थी। 1.5 साल तक उनको ऐसी कोई ज़रूरत थी नहीं टोकन लॉन्च करने की। जब उनको फील हुआ कि यार अभी हमको टोकन लॉन्च करना चाहिए, तब जाकर उन्होंने टोकन लॉन्च किया। तो टोकन लॉन्च करने का रीज़न होना चाहिए कि आप किस लिए टोकन लॉन्च कर रहे हो। कई जो प्रोजेक्ट होते हैं जो आज के टाइम में हम देखते हैं, वो टोकन इसलिए लॉन्च करते हैं कि उनको डिसेंट्रलाइज करना है। जो भी प्रोजेक्ट वो बना रहे हैं वहाँ पे उनको डाओ लॉन्च करना है, और डाओ लॉन्च करके लोगों को इनवाइट करना है कि आप वोट वगैरह करो और आप डिसाइड करो कि हम किस टाइप से काम करेंगे। और जैसे आर्बिट्रम ने डाओ लॉन्च किया, और आर्बिट्रम के डाओ पे प्रपोजल्स जाते हैं बाकायदा। प्रपोजल्स के अंदर हर टाइप के प्रपोजल्स जाते हैं, किसको फंड करना है, किसको ग्रांट देना है, किस टाइप से कहाँ पे स्पेंड करना है, और पब्लिक वहाँ पे पार्टिसिपेट कर पाती है। सो साथ में बिल्ड करो, राइट। सो यहाँ पे डिसेंट्रलाइजेशन मतलब क्या है कि गवर्नेंस डिसेंट्रलाइज आपने कर दिया, मतलब आप लोगों को इनवाइट कर रहे हो कि हर साथ में बिल्ड करो यार, आपको ऑनरशिप जैसा फील होना चाहिए। इस कंपनी को हम बड़ा करेंगे, आर्बिट्रम को बड़ा करेंगे, ऑप्टिमिज्म को बड़ा करेंगे। सो गवर्नेंस इज़ वन ऑफ द यूटिलिटी जो आजकल कई सारे प्रोजेक्ट आप देखते हो कि वो उसके लिए टोकन लॉन्च करते हैं। बट इट इज़ नॉट द ओनली यूटिलिटी। गवर्नेंस तो अभी काफ़ी पॉपुलर हुआ है टोकन्स के बीच पे, बट हमेशा से गवर्नेंस वॉज नॉट द कोर यूटिलिटी। और गवर्नेंस ऐसा है कि किसी को भी लॉन्च करना है गवर्नेंस तो वो इजीली कर सकता है। गवर्नेंस इज़ काइंड ऑफ की सबसे ईजी टोकन यूटिलिटी कह सकते हो, और एक ऐसी टोकन यूटिलिटी है जिसका ज़्यादा प्राइस पे फ़र्क नहीं पड़ता, राइट। क्योंकि डाओ तो कई सारे हैं, गवर्नेंस कई डाओ अच्छे से चला रहे, कई जगह अच्छे वोट भी हो रहे, प्रपोजल्स पे जा रहे हैं। बट डाओ में पार्टिसिपेट जो करने वाले लोग होते हैं वो काफ़ी कम होते हैं। अभी से एयर ड्रॉप हंटिंग होती है, कई सारे एयर ड्रॉप हंटर होते हैं तो पार्टिसिपेट करते हैं एयर ड्रॉप्स के लिए। अदरवाइज डाओ में पार्टिसिपेट करने वाले लोग काफ़ी कम होते हैं, वोटिंग काफ़ी कम होती है। डाओ में ये भी सीन है कि वोटिंग शेयर जो होता है कुछ लोगों के पास ज़्यादा होता है, तो अगर होल्ड करके भी कुछ ज़्यादा कुछ नहीं कर पाते। आपके पास अगर कम टोकन है आर्बिट्रम में, आपके पास सपोज 100 आर्बिट्रम है, तो आप क्या ही कर लोगे, राइट। जिसके पास 1 मिलियन आर्बिट्रम है वो सेट करेगा कि आगे जाके आर्बिट्रम की डायरेक्शन क्या होगी, उसकी वोटिंग का फ़र्क पड़ेगा, आपकी वोटिंग का इतना फ़र्क नहीं पड़ेगा, राइट। वो सीन है। बट फिर भी कई सारे प्रोजेक्ट जो है कहीं ना कहीं एडिशनल फंड रेज करने के लिए गवर्नेंस का रूट फॉलो करते हैं, और डाओ लॉन्च करते हैं और टोकन लॉन्च कर लेते हैं। सो टोकन लॉन्च करने से क्या लिक्विडिटी आ जाती है, उनके पास एक्स्ट्रा फंड आ जाता है, फाउंडर्स के पास टोकन आ जाते हैं, इन्वेस्टर के पास टोकन आ जाते हैं, तो कहीं ना कहीं उनको भी फ़ायदा हो जाता है। तो टीम को तो फ़ायदा होता है, इन्वेस्टर को चाहे फ़ायदा हो कि नहीं हो, टीम को इन जनरल फ़ायदा हो जाता है टोकन लॉन्च करने का, इसलिए वो टोकन लॉन्च कर लेते हैं। बट गवर्नेंस इज़ वन ऑफ द यूटिलिटी। बट अगर सेकंड यूटिलिटी की बात करते हैं तो स्टेकिंग जो होती है एक अनदर यूटिलिटी होती है। तो स्टेकिंग जो जनरली लॉन्च करते हैं वो या तो L1 ब्लॉकचेन होता है, ब्लॉकचेन नेटवर्क होता है, वो लॉन्च करता है, या फिर कोई मिडिल वेयर सर्विस होती है वो स्टेकिंग लॉन्च करती है। जिस प्रोटोकॉल को वैलिडेटर्स की रिक्वायरमेंट होती है, या फिर लोगों की रिक्वायरमेंट होती है कि वो आप सप्लाई स्टेक करें और नेटवर्क को सिक्योर करें, वहाँ पे स्टेकिंग का स्कोप बन जाता है। तो वो स्कोप या तो L1 ब्लॉकचेन में बनेगा, या फिर आपका इसमें मिडिलवेयर सर्विस पे बनेगा। सो मिडिलवेयर सर्विस के अंदर आपका आ जाता है कि इंडेक्सिंग सर्विस हो गई, डिसेंट्रलाइज स्टोरेज की सर्विस हो गई, ऑरेकल की सर्विस हो गई, तो चैन लिंक हो गया एग्जांपल के लिए, फाइल कॉइन हो गया एग्जांपल के लिए, ग्राफ प्रोटोकॉल हो गया एग्जांपल के लिए। तो यहाँ पे स्टेकिंग का स्कोप है, तो ये स्टेकिंग भी लॉन्च करते हैं। तो उनके जो टोकन है उनको आप स्टेक कर सकते हो, स्टेक करके उनके नेटवर्क को सिक्योर कर रहे हो, और वैलिडेटर को डेलीगेट कर रहे हो आपकी स्टेकिंग, और वहाँ पे आपको रिवॉर्ड मिल रहा है। तो रिवॉर्ड वेरी करता है, कई बार वो रिवॉर्ड कम होता है, कई बार ज़्यादा होता है, वेरी करता है। बट इन जनरल स्टेबल रिवॉर्ड मिल जाता है, 5 से 10% के आसपास रिवॉर्ड जो है एवरेजली मिल जाता है। इथेरियम में स्टेकिंग होती है, इथेरियम की स्टेकिंग काफ़ी पॉपुलर है। सोलाना में स्टेकिंग होती है, तो L1 ब्लॉकचेन के अंदर भी स्टेकिंग होती है। L2 ब्लॉकचेन के अंदर स्टेकिंग अभी तक जैसे आर्बिट्रम में नहीं है, ऑप्टिमिज्म में नहीं है, बट हो सकता है कुछ फ्यूचर में ऐसे L2 ब्लॉकचेन भी आए, उनमें भी स्टेकिंग का ऑप्शन हो, बट अभी के लिए अवेलेबल नहीं है। तो स्टेकिंग कैसी यूटिलिटी है, तो स्टेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो स्टेकिंग, जितना स्टेकिंग होता है किसी भी नेटवर्क की, जितनी सप्लाई स्टेक होती है उतना जो नेटवर्क होता है वो सिक्योर होता है। तो स्टेकिंग का काफ़ी बड़ा इंपॉर्टेंट रोल होता है नेटवर्क को सिक्योर करने में। जितना ज़्यादा वो स्टेक होगी सप्लाई, उतना उस नेटवर्क को हैक करना मुश्किल होता है, उस ब्लॉकचेन को हैक करना मुश्किल होता है। तो स्टेकिंग का अपना एक रोल है। और इथेरियम की अगर बात करते हैं, इथेरियम की स्टेकिंग परसेंटेज APR जो है, जो इथेरियम आप स्टेक कर रहे हो तो 4% से 5% के आसपास आपको एनुअल इंटरेस्ट मिलता है। और इथेरियम की स्टेकिंग रेशो काफ़ी बड़ा है, लाइक 21% के आसपास है। स्टेकिंग रेशो मतलब कितनी सप्लाई स्टेक हुई, तो 21% उसकी जो टोटल सप्लाई है उसमें से स्टेक हो चुकी है, और वो लगातार बढ़ रही है। स्टेकिंग रेशो भी काफ़ी इंपॉर्टेंट एक मैट्रिक्स होती है, उसके बारे में हम आगे वाले चैप्टर्स पे डिस्कस करेंगे, उसको और डिटेल में समझेंगे। इसके अलावा एक और जो यूटिलिटी जो काफ़ी कॉमनली यूज़ होती है वो है ट्रांजेक्शन फ़ीस की।
सो कई सारे जो आपके ब्लॉकचेन नेटवर्क्स जो होते हैं उसमें भी अगर आपको ट्रांजेक्शन वगैरह करना है तो उसमें जो पेमेंट फ़ी होती है उनके खुद के कॉइन में आपको देनी होती है। जैसे इथेरियम में ETH लगता है, बिटकॉइन में BTC लगता है। तो ये भी लाइक ब्लॉकचेन नेटवर्क में ये आप देखोगे कि ट्रांजेक्शन फ़ीस की जो यूटिलिटी है वहाँ पे ज़्यादा एप्लीकेबल होती है। इसके बाद बात करते हैं कि पेमेंट वाली यूटिलिटी। सो पेमेंट की अगर बात करते हैं तो पेमेंट में कई बार ऐसा आप देखते हो कि आपको कुछ NFT बाई करना है या आपको डिफाई में कुछ एक्टिविटी करनी है, तो उसमें पेमेंट मोड जो है आपको इथेरियम लगता है। और पहले हम देखते थे कि जैसे बिटकॉइन के अगेंस्ट काफ़ी ट्रेडिंग होती थी, कई सारे एक्सचेंज में बिटकॉइन के अगेंस्ट पेयर्स होते थे, अभी भी होते हैं बट पहले ट्रेडिंग इतनी नहीं होती थी, तो लोग बिटकॉइन के अगेंस्ट ट्रेडिंग करते थे। इवन पहले फ्यूचर ट्रेडिंग में भी कोलेट्रल जो होता था वो बिटकॉइन होता था। तो जहाँ पे कोलेट्रल इशू अगर आपका नेटिव एसेट के अंदर होता है तो वो भी एक यूटिलिटी हो जाती है। जैसे इथेरियम एज ए कोलेट्रल यूज होता है कई सारे डिफाई प्रोटोकॉल के अंदर। जैसे मैकरडाओ के अंदर आप इथेरियम डिपॉजिट करोगे तो आप डाई मिंट कर पाओगे, तो इथेरियम का वहाँ पे यूटिलिटी बन गया एज एन पेमेंट या एज ए कोलेट्रल, राइट। सो वैसे BTC ETH इनका पेमेंट वाला या कोलेट्रल वाला यूज भी होता है, डिफाई में हो जाता है, NFT में हो जाता है। मतलब उन टोकन के अगेंस्ट आप वो चीज़ बाई कर सकते हो या फिर वहाँ पे लैंडिंग कर सकते हो, बोरोइंग कर सकते हो, डिफाई में पार्टिसिपेट कर सकते हो। सो कोलेट्रल पेमेंट वाला यूटिलिटी भी एक हो जाता है। इसके अलावा बात करते हैं और यूटिलिटी की, तो लाइक कुछ एक्सचेंज वाले कॉइन्स होते हैं, उसके अंदर टोकन का यूटिलिटी ये होता है कि टोकन को डिस्काउंट के तौर पे यूज़ किया जाता है। बाइनेंस की अगर बात करते हैं तो BNB आप अगर होल्ड कर रहे हो तो आपको डिस्काउंट मिलता है उनके प्रोडक्ट्स पे। सो डिस्काउंट वाली यूटिलिटी कुछ एक्सचेंज में एप्लीकेबल होती है। बट इन जनरल जो बात करते हैं तो एक तो गवर्नेंस हो जाता है, एक आपका स्टेकिंग हो जाता है, एक आपका कोलेट्रल पेमेंट हो जाता है, एक आपका ट्रांजेक्शन फीस हो जाता है। ये चार जो है मेन की यूटिलिटी है, मेन कोर यूटिलिटी जो आपको कॉमनली जो आजकल जो भी प्रोजेक्ट लॉन्च हो रहे हैं, जो भी क्रिप्टो टोकन्स लॉन्च हो रहे हैं उनमें देखने को मिलेगी। गवर्नेंस काफ़ी कॉमन है, कई सारे प्रोजेक्ट आजकल गवर्नेंस लॉन्च करती है, डाओ लॉन्च करती है। और डिफाई में काफ़ी कॉमन है, डिफाई के कई सारे जो कॉइन्स हैं वो काइंड ऑफ डाओ होते हैं, उसमें जो उनका कॉइन होता है उसमें गवर्नेंस की यूटिलिटी ज़्यादा होती है और स्टिकिंग की भी कई बार हो जाती है। टोकन का यूटिलिटी कैसे पता लगाएंगे, तो वो तो जनरली आप जो भी टोकन होता है उसकी वेबसाइट पे पता चल जाता है, उसके वाइट पेपर पे पता चल जाता है। और बाकी वैसे कॉमनली मालूम पड़ ही जाता है, उसका ऐसा कोई वेबसाइट उस टाइप से नहीं है कि जहाँ पे सारे कॉइन के बारे में पता लग जाए कि किसका क्या यूटिलिटी है। बट इन जनरल आप वैसे सर्च करोगे तो आपको मिल जाता है, जो भी पॉपुलर कॉइन उनका मालूम पड़ जाता है। बाकी मैं ट्राई करूँगा, मैं एक डेटाबेस वगैरह बनाने वाला हूँ जहाँ पे जो भी अच्छे प्रोजेक्ट है उनका टोकनोमिक्स का डेटा आपको सब मिल जाए। जल्दी वो टूल लॉन्च करने वाला, उस पर मेरा काम चल रहा है। सो इन फ्यूचर जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है, जो भी मेरा कोर्स यूज़ कर रहे हैं, उनको उस टूल का एक्सेस मिलेगा जहाँ पे वो जो भी टॉप के प्रोजेक्ट है, टॉप के 50 प्रोजेक्ट्स हैं, उनकी टोकनोमिक्स का सारा डेटा उनको मिल जाएगा। तो उस पर आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा।